बंधुओं नमस्कार। आपका अभिज्ञान कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज से आपकी सभी क्लासें हमेशा सुचारू रूप से रहेगी। आज अपने हिंदी का टॉपिक लेके आए हैं विकारी शब्द, और विकारी शब्द में अपने करेंगे संज्ञा। बंधुओं, संज्ञा से आप सभी परिचित हो। संज्ञा किसे कहा जाता है और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि संज्ञा का ही दूसरा नाम नाम होता है। संज्ञा का ही नाम कहा जाता है। यह सबसे बड़ी बात है। बंधुओं, बात करें संज्ञा की। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी परिचित हैं आप लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। और नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। सभी मित्रों से, बंधुओं से अपील है मेरी कि आप वीडियो को स्किप ना करें। पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, तभी जाकर के आपको पूरी बात समझ में आएगी कि संज्ञा किस प्रकार आप उसे पहचान सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बात कर लेते हैं बंधुओं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? सबसे बड़ी बात यही है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैं कह दूं कि वे विकारी शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि का बोध कराए, उसे अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे उदाहरण के तौर पर कहूं मैं तो जैसे राम, श्याम। बंधुओं, इन्हें अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिनेंगे। ये व्यक्तियों के नाम आ गए। इसी तरह से मोनिका, राखी। बंधुओं, इसी के अंतर्गत आते हैं त्योहारों के नाम, जैसे होली, दीपावली। त्योहारों के जितने भी नाम हैं वो इसी के अंतर्गत ही आएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही ये जो 4 दिशाएं होती है, 4 दिशाएं। बंधुओं, दिशाओं से आप लोग परिचित हैं। ये जो 4 दिशाएं हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। जैसे 4 दिशाएं हैं कौन कौन सी? एक तो हो गई उत्तर, दक्षिण,
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चारों दिशाएं आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी सभी जितने भी जातिवाचक संज्ञाएं हैं आप पहचान सकेंगे, लेकिन ये टॉपिक, ये बात आपको याद रखने योग्य है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही चारों दिशाएं आती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये ध्यान रखिएगा। तो राम, श्याम, होली, दीपावली, मोनिका, राखी, चारों दिशाएं हो गई। इसके साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही दिनों के नाम आते हैं। किसके नाम? दिनों के नाम, इसी के अंतर्गत आएंगे दिनों के नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इन्हें गिना जाता है, जैसे सोमवार, मंगलवार। बंधुओं, सातों के सातों नाम है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। कौन कौन से? दिनों के नाम हो गए, सोमवार हो गया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और इस तरह से आगे। इसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की मैं आगे बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में ही महीनों के नाम गिने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही महीनों के नाम गिने जाते हैं। किनके नाम? महीनों के नाम। हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने में दोनों की बात कर रहा हूं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोनों नाम आते हैं, हिंदी महीने और अंग्रेजी महीने। ठीक है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। और अब मैं बात कर लेता हूँ हिंदी महीनों की। चित्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये सभी भी किसके अंतर्गत गिनेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिनेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में धार्मिक ग्रंथ भी आते हैं। कौन से? धार्मिक ग्रंथ जिनसे आप सभी परिचित हैं, जैसे गीता, कुरान, रामायण, ठीक है, बाइबल, ये सभी किसी के अंतर्गत आएंगे? ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। इसके साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में ग्रह नक्षत्र भी गिने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में ग्रह नक्षत्र भी गिने जाते हैं। ग्रह नक्षत्र हो गई। ग्रह नक्षत्रों की बात करूं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ग्रह नक्षत्र भी गिने जाते हैं। पृथ्वी, मंगल, राहु, केतु, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। बंधुओं, इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात और ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जितने भी ऐतिहासिक युद्ध है जो आप इतिहास में पढ़ते हैं, ऐतिहासिक युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध जिनका वर्णन आप किस में पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे पानीपत का युद्ध। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, अगर शब्द आपके सामने रखा जाए कि पानीपत के युद्ध में कौन सी संज्ञा है, तो ध्यान दीजिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हैं जिन्हें हम इतिहास में पढ़ रहे हैं,
वो सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ऐतिहासिक युद्ध हो गए और अब अपने बात कर लेते हैं इसके साथ साथ व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ ऐसे शब्द जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपने हिंदी की एक कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने जितने भी अपने काव्य पाठ किए हैं, जितने भी अपनी रचनाएं लिखी है, उनमें ज़्यादातर पशु और पक्षियों का जिक्र किया है और उसने पशु और पक्षियों के सभी के नाम रखे हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं महादेवी वर्मा की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर बात चल रही है व्यक्तिवाचक संज्ञा की। कवित्री है, हिंदी की महान कवित्री, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा हूँ साथ साथ में। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने जितने भी रचनाएं की, पशु पक्षियों के बारे में उनकी रचनाएं हैं और उन्होंने एक नाम रखा है नकुल। ध्यान दीजिएगा, नकुल। ये जो नकुल नाम है, ये नेवले को नाम दिया गया है। किसको? नेवले को। सीधी भाषा में अगर मैं आपको कह दूं, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी चीज जिसका आप नाम रख दें, जिसका आप नाम रख दें, तो ध्यान दीजिएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं अपने घरों में अपने घोड़ी लेकर आए। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूँ मैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानी जा सकती है। बाकी यहाँ तक ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे जो आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं, मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसी चीज़, मान लीजिए अपने घरों में अपने घोड़ी ले आए और आपने इस घोड़ी का नाम जो है वो रख दिया रानी। ध्यान दीजिएगा, नाम क्या रखा? रानी। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये जातिवाचक संज्ञा नहीं रही, अब ये संज्ञा क्या बन गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गई। ये ध्यान रखिएगा। तो बात हुई थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि का बोध होता है, इनके नामों का बोध होता है। इसी में अपने चर्चा हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा की। अब मैं बात कर लेता हूँ जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा जो है, ध्यान दीजिएगा, जातिवाचक संज्ञा आगे जाकर के दो भागों में बढ़ती है। जातिवाचक संज्ञा आगे जाकर के दो भागों में बढ़ती है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में कि वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो एक विशेष जाति का बोध कराते हैं। वे विकारी शब्द जो एक विशेष जाति का बोध कराते हैं, उसे अपने जातिवाचक संज्ञा के नाम से ही जानेंगे। सबसे बड़ी बात आपके लिए कि जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखिएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होती है। बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा की। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं सीधी भाषा में आपको समझा रहा हूँ कि वो वस्तुएं जो इस संसार में सबसे ज़्यादा है, उन्हें अपने जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गिनेंगे। मैं छोटी सी बात आपके सामने रख देता हूँ, गाय। ध्यान दीजिएगा, क्या पूरी दुनिया में गाय एक है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में गाय एक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं। अपने घरों में नज़र मार के देखिएगा, एक गाय तो अपने घर में भी नज़र आ जाएगी। एक पड़ोसी के घर में, एक दूसरे पड़ोसी के घर में
इस प्रकार इसका मतलब ये हुआ गाय बहुत है। और जो चीज़ें आपको ज़्यादा दिखाई दे वो जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाएगी। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, जैसे घोड़ा। क्या घोड़ा इस दुनिया में एक ही है जो महाराणा प्रताप के साथ था? नहीं, घोड़े अक्सर बहुत से होते हैं, इसीलिए इसे किस में गिनेंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जो बहुवचन है, जो आपकी चीज़ आपके सामने दिखाई दे, वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही होगी। बात कर लेते हैं इसकी बोर्ड की बात अगर मैं करता हूँ, व्हाइट बोर्ड की बात करता हूँ, तो क्या ये दुनिया में व्हाइट बोर्ड सिर्फ मेरे ही पास है? नहीं, ऐसा है नहीं, बहुत से व्हाइट बोर्ड हैं। इसीलिए व्हाइट बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा। बात कर लेता हूँ इस फैन की, तो ये भी फैन किस में गिना जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। सबसे बड़ी बात, जैसे कुर्सी है, मेज है, ये सब के सब किसी में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। कुर्सी, मेज, पहाड़। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें आपको दिखाई दे और जो चीज़ें एक से ज़्यादा हो वो जातिवाचक संज्ञा में ही हमेशा गिनी जाएगी। लेकिन अब एक बात आपके सामने रख रहा हूं मैं, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है साबुन, ध्यान दीजिएगा, साबुन। साबुन शब्द जातिवाचक संज्ञा में ही गिनी जाती है। लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूँ वो ध्यान देने योग्य बात है बंधुओं, गौर करने योग्य बात है। देखिएगा, आप बाजार गए और जाकर के आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब साबुन दीजिए। आपने क्या कहा? भाई साहब साबुन दीजिए। आपने क्या मांगा? साबुन। ध्यान दीजिए, ये साबुन शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सामने से दुकानदार का जवाब होगा, भाई साहब कौन सी? सामने से दुकानदार का जवाब होगा, भाई साहब कौन सी? लक्ष्य, डायना, बहुत सी बाजार में उपलब्ध हैं। तो वो आपसे पूछेगा भाई साहब कौन सी? आपने उसे कहा कि भाई साहब लक्ष्य साबुन दे दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है बंधुओं, ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूँ साबुन की। ये साबुन शब्द जातिवाचक संज्ञा है और जैसे ही आपने दुकानदार से कहा कि भाई साहब लक्ष्य साबुन दीजिएगा, अब गौर करें, अब ये जो शब्द आपके सामने दिखाई दे रहा है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा बन गई व्यक्तिवाचक। बंधुओं, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा जानवर जिसका आप नाम रख दें वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिनी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं। आप बाजार में गए और दुकानदार से कहा कि भाई साहब कुर्सी दीजिएगा। दुकानदार से आपने कहा भाई साहब कुर्सी दीजिएगा, और आप सभी परिचित हैं कि कुर्सी बाजार में बहुत सी कंपनियों की उपलब्ध है। तो दुकानदार कहेगा भाई साहब कौन सी कंपनी की दूं या कौन सी दूं? ठीक है ना? तो आप, अगर आपके मुंह से बाय चांस बात निकली कि भाई साहब सेलो दे दीजिए, अब ध्यान रखिएगा, आपने नाम रख दिया या कुर्सी का नाम है। कुर्सी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही आपने कहा सेलो कुर्सी, अब ये शब्द का ध्यान दीजिएगा, अब ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही गिना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी घोड़े की। घोड़ा शब्द जो है वो किस में गिना जाता है? जातिवाचक संज्ञा में गिना जाता है। लेकिन अगर मैं इसी घोड़े को लिख दूं चेतक घोड़ा, अब ये शब्द ध्यान दीजिएगा किस में चला गया? घोड़े का नाम रखा गया है क्या? चेतक। तो ये शब्द क्या बन गया? ये शब्द अब बन चुका है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
ये ध्यान रखिएगा। ये जो मार्कर मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये मार्कर भी ध्यान दीजिएगा जातिवाचक संज्ञा का है। अगर मैं इसका नाम रख दूं सेलो का मार्कर, तो ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिना जाएगा। बंधुओं, जातिवाचक संज्ञा के आगे चल करके दो भेद और होते हैं। हिंदी के कुछ विद्वान जातिवाचक संज्ञा के कुछ भेद और मानते हैं, जिनकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वान, हिंदी के विद्वान इनको मानते हैं। पहले की मैं चर्चा कर लेता हूं समुदायवाचक संज्ञा, और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ध्यान रखिएगा बंधुओं, दोनों के दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद हैं। बात कर लेते हैं समुदायवाचक संज्ञा की। तो वे विकारी शब्द जिसमें समूह का बोध होता है, वे विकारी शब्द जिसमें समूह का बोध होता है, जिसमें समूह का बोध होगा, वो सब की सब किसके अंतर्गत गिनेंगे? उनको समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही गिना जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, समुदायवाचक संज्ञा के मैं कुछ शब्द आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। उस शब्द में आपको ऐसा लगे कि अगर ये शब्द अपने आप में समूह है, तो ध्यान दीजिएगा वो समुदायवाचक संज्ञा ही होगा। बात कर लेता हूँ मैं कक्षा। क्या किसी एक बच्चे की कक्षा हो सकती है? नहीं, 30-40 बच्चे होंगे तभी कक्षा होगी। तो ध्यान दीजिएगा, कक्षा शब्द समूह की ओर बोध करता है, इसलिए समुदायवाचक संज्ञा होगा। सेना, ये ध्यान रखिएगा, सेना शब्द किस में आएगा? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। परिवार, ये भी किसके अंतर्गत गिना जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ झुंड की, तो ये भी किस में गिना जाएगा? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, समुदायवाचक संज्ञा जैसे कक्षा हो गई, सेना हो गया, परिवार हो गई, झुंड हो गया, बहुत से शब्द ऐसे हैं जिसमें आपको अगर समूह नजर आए तो ध्यान दीजिएगा वो शब्द किसके अंतर्गत गिने जाएंगे? समुदायवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। बंधुओं, बात कर लेते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। इस द्रव्यवाचक संज्ञा में वो विकारी शब्द होते हैं जिन्हें अपने नाप व माप सकते हैं, नाप व माप सकते हैं, जबकि तोल नहीं सकते। जबकि ध्यान दीजिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा जिनको अपने केवल नाप व माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें अपने क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जिन्हें आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे अगर मैं कुछ आपके सामने उदाहरण रखूं, तो पहला शब्द आपके सामने रख देता हूं सोना। ध्यान दीजिएगा, क्या सोना को गिना जा सकता है? नहीं। आप इसे तोल सकते हैं। जो भी आपके सामने द्रव्यवाचक शब्द पदार्थ दिखाई दे, जिसे अपने नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो शब्द किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, जिन्हें आप केवल माप सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं कनक। ध्यान दीजिएगा, कणक की बात कर लेता हूं मैं।
सरसों की बात कर लेता हूं मैं, आप इन्हें गिन नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। चीनी की बात कर लेता हूं मैं, चाय की बात कर लेता हूं मैं, आप इन्हें गिन नहीं सकते। जो शब्द, जो पदार्थ आपको ऐसा लगे कि अपने इन्हें गिन नहीं सकते, वो किसके अंतर्गत आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। तो बंधुओं, संज्ञा शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार फिर बता देता हूं। संज्ञा के अपने 3 भेद जाने। सबसे पहले अपना जो पाठ था वो था व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान आदि का बोध होता है। फिर था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो है ये किसी एक व्यक्ति विशेष की जाति की ओर विशेष रूप से इशारा करती है, जिसे अपने जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। और जातिवाचक संज्ञा के ही कुछ हिंदी के विद्वान 2 भाग मानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, ये भाग हो गए आपके 2। और अब चर्चा कर लेते हैं तीसरे भाग की। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी परिचित हो कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, लेकिन तीसरा भाग जो है वो कौन सा है बताइएगा। बंधुओं, तीसरा भाग है अपना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में सबसे बड़ी बात जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, भाववाचक संज्ञा में पहली बात यह है कि इसमें मनुष्य के मन के भाव पाए जाते हैं। मनुष्य के मन के भाव, मन के भाव। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं आपको भाववाचक संज्ञा के, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले मनुष्य के मन के भावों की बात कर रहा हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द आपके सामने रख रहा हूं, प्यास। ध्यान दीजिएगा, भाववाचक संज्ञा जो आपके सामने रख रहा हूं वो अदृश्य होती है, वो अदृश्य होती है। क्या आपने कभी प्यास को देखा है? प्यास को आपने कभी नहीं देखा, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेम, प्रेम को आपने कभी नहीं देखा, केवल आप महसूस कर सकते हैं। उमंग, मैं मनुष्य के मन के भावों की बात कर रहा हूं। प्यास, प्रेम, उमंग। क्रोध, क्रोध को आपने नहीं देखा होगा, क्या कभी ऐसे देखा होगा, सुना होगा कि क्रोध सड़क पे जा रहा है? ये ध्यान रखिएगा, बात कर रहा हूं मैं मनुष्य के मन के भावों की। प्यास, प्रेम, उमंग, क्रोध। नींद, ये मनुष्य के मन के भाव हैं। ये मनुष्य के मन के भाव जितने भी हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। ध्यान रखिएगा, वो अदृश्य होते हैं, उन्हें आप देख नहीं सकते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बंधुओं, आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप हमारे प्रत्येक जो भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।